क्वेश्चन है पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स को एक बार और बता दीजिए। मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ लास्ट क्लास को। लास्ट क्लास में हमने पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स को जाना था, तो वो हम मैं स्क्रीन में भी आपको दिखा देती हूँ। यस, आई थिंक यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। तो लोक नीति के प्रकार आप यहाँ पर देखोगे। तो लोक नीति का क्षेत्र ऐसे तो बहुत व्यापक होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नीड्स एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग नीतियां बनाई जाती हैं। लेकिन हम सभी नीतियों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि किस तरह की नीतियां होती है, तो वी कैन से दैट the policies are three types. Basically in three types we can divide the policies. तो उनकी विशेषताओं के आधार पर तो पहली अगर पॉलिसी को देखें, पहला टाइप ऑफ पॉलिसी तो वो है मूलभूत या बुनियादी नीतियां, सब्सटेंसिव पॉलिसी। ये नीतियां मुख्य रूप से संविधान और समाज से संबंधित होती हैं, जिनको सबके लिए ये कहा जा सकता है सर्वव्यापी नीतियां। ये सबके लिए बराबर समान रूप से इम्प्लीमेंट की जाती है। मतलब वो चाहे मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा व्यक्ति कोई है, तो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती हैं, कानूनी रूप से समान रूप से। तो ये नीतियां किसी खास वर्ग, क्षेत्र, समुदाय आदि से संबंधित ना होकर पूरे समाज के विकास से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि शिक्षा है, तो शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए या एक धर्म के व्यक्ति के लिए या एक जेंडर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए एक तरह की शिक्षा होगी। तो अगर जैसे नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वो सभी के लिए समान रूप से इम्प्लीमेंट होगी। ऐसे ही स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं, या जो इलाज होता है डॉक्टर से, तो वो सबका इलाज एक तरीके से एक पॉलिसी के अंतर्गत करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर पहुंचेगा तो उसका इलाज ज्यादा अच्छे से करेंगे, गरीब होगे तो नहीं करेंगे, या फिर जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के कोई विवाद होगा तो उसके आधार पर वो इलाज नहीं करेंगे। तो ये इस तरह की जो नीतियां होती है, दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द पीपल इन द सेम मैनर। चाहे वो कानून है या रोजगार है, तो ये सारी नीतियां जो है वो समाज के विकास के लिए होती हैं और सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। तो ऐसे ही अगर हम दूसरे टाइप की पॉलिसी को देखें तो वो नियंत्रक नीतियां होती हैं, रेगुलेटरी पॉलिसीज होती हैं। तो रेगुलेटरी पॉलिसीज ज्यादातर जो है वो उद्योग से संबंधित होती हैं, व्यापार से संबंधित होती हैं, सुरक्षा के उपाय से संबंधित होती है, कि लोक हितकारी सेवाओं के नियंत्रण से होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर भी कंट्रोल की आवश्यकता होती है, सरकार विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उन पर कंट्रोल रखती है। और ये ज्यादातर जो है अपने आप में ऑटोनोमस जो बॉडी होती है, ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये है कि अपने आप में वो स्वायत्त होती है। मतलब उनके ऊपर रेगुलेटरी ज्यादा नहीं होती है किसी की, कि वो खुद कंट्रोल। जैसे मान लो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो उसका एक बार एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन जो उसने बनाए हैं वो सभी बैंकों पर जो है वो समान रूप से लागू होंगे, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो। इसी तरह से निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, तो वो सबके लिए एक जैसी पॉलिसीज और कंट्रोल रखेगा कि लोगों के लिए वोटर आईडी जो है वो हो, जो समाज में जो इलेक्शन हो रहे हैं हर 5 इयर्स पर वो लगातार होते रहें, लोगों का चुनाव स्मूथली चलता रहे। प्रसार भारती है जो मीडिया पर जो है वो एक तरह से कंट्रोल करती है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है, राज्य परिवहन निगम जो सेवाएं होती हैं जैसे डीटीसी वगैरह, तो ये सब क्या होती है, कंट्रोल रखती है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगी तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो अपनी मनमानी करेंगे। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन का देखें तो जो किराया है वो गवर्नमेंट का एक फिक्स होता है कि 10, 15, 5, है ना। तो इस तरह से तो और अगर मान लो कि ये फिक्स ना हो, कंट्रोल ना हो, तो जो प्राइवेट जो है वो सब फिर अपने अपने तरीके से फिर किराया वसूलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन पर कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि लोगों का जो है वो ज्यादा से ज्यादा भला हो, ये संस्थाएं समय समय पर अपने क्षेत्रों से संबंधित नीतियों की घोषणा करती हैं
और निर्णय लेती हैं। तो इसीलिए अपने आप में इनका जो नेचर होता है वो ऑटोनॉमस होता है। इसी तरह से अगर थर्ड टाइप ऑफ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वो है वितरक नीतियां, डिस्ट्रीब्यूटिव नीतियां। तो डिस्ट्रीब्यूटिव नीतियां का मतलब ये होता है कि जो किसी खास वर्ग से संबंधित होती है। जैसे मान लो महिलाओं के लिए कोई नीतियां बनी उनकी सुरक्षा को लेकर के, या बच्चों के लिए कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई नीतियां बनी, या फिर मान लो कि जैसे मिड डे मील वगैरह है वो बनी, या फिर बीपीएल जो है राशन कार्ड जो मिलता है तो वो किसी खास वर्ग, जैसे विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है। तो ये सब वो नीतियां हैं जो समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके विकास की प्रक्रिया में जो कहीं पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार इस तरह की नीतियों का निर्माण करती है और प्रशासन इनका इम्प्लीमेंट करता है। तो ये लगातार जो है वो चलने वाली प्रक्रिया है, लक्ष्य को प्राप्त करने तक ये निरंतर चलती रहती है। तो इन नीतियों के बारे में अगर कहा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज की क्या होती है, तो वो ऐसी नीतियां हैं जो समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाती हैं, लोगों में जो एक विश्वास पैदा करती हैं, वो उनको ये एहसास कराती हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोसेस। इस विकास की प्रक्रिया में वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो लोकतंत्र की असली ताकत इन वितरक नीतियों में ही परिलक्षित होती है, क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जो हमारे संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय सबको समान रूप से मिले। तो अगर ये उद्देश्य है तो सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि समाज के प्रत्येक वर्ग की बिना किसी भेदभाव के जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें समान रूप से सबकी भागीदारी हो सके। तो ये उद्देश्य हमें जो है वो वितरक नीतियों में परिलक्षित होता है, उसमें हमें दिखता है। तो ये मैंने लास्ट क्लास को जो है वो रिवाइज किया था कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इस तरह की अलग अलग प्रकार की हम बना सकते हैं। तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इसके बाद जो है पीटर डिकर को हम लोग करेंगे। मैंने ये कहा था कि मैं एक क्लास रखूंगी खाली जो बिना किसी टॉपिक के होगी, जिसमें जो आपके कोई क्वेरी है, डाउट है, उसके बारे में मैं आपको जो है वो बता दूंगी। यस चंचल, ओके। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस इन द पब्लिक पॉलिसी, कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो बनती कैसे है। तो अगर हम इसकी तरफ मूव ऑन करें कि कोई भी जो पॉलिसी है जब वो फॉर्म की जाती है, फॉर्मुलेशन जब होता है, जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की प्रक्रिया होता है, कि अगर उसको हम देखने की कोशिश करें तो नीति निर्माण या निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली है, निरंतर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि स्थायी है या रुक गई है, ऐसा नहीं है। गतिशीलता और लचीलापन इन नीतियों का नेचर है, ये इनका जो है सब्सटेंसिव है, ये इनकी विशेषता है। परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां अपने आप में परिवर्तन कर लेती हैं। कैसे कि अगर मान लो कि समय जैसे जैसे परिवर्तित होता है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी परिवर्तित होती चली जाती हैं। लोगों की अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार के प्रति डिमांड बढ़ती है और वो सरकार से अपनी मांगे करते हैं और उन्हीं मांगों के आधार पर नीतियां जो है वो बनती हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नीतियां जो है वो परस्पर लगातार चलने वाली जो है प्रक्रिया है, जो कभी सरकार के सामने आते हैं, जो नई नई समस्याएं लोगों की सरकार के सामने आती हैं, उनको पूर्ण करने के लिए सरकार जो है वो विभिन्न तरह की नीतियों का निर्माण करती है। तो इसीलिए जो है वो नीतियां भी समय के हिसाब से, मांगों के हिसाब से लगातार बदलती रहती है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि जो लगातार चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया है नीति निर्माण की, तो उसमें कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो बनती कैसे है, तो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी जो लोक नीति है उसका निर्माण जो है वो किस तरह से होता है। तो अगर हम नीति निर्माण की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो उसमें जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, पहला जो इंस्टीट्यूशन है, जो पहली संस्था है वो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, जो नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब ये है कि जो व्यक्ति चुनकर आते हैं लोगों के द्वारा और जिनका एक कार्यकाल होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है, 5 साल के लिए जो कार्यकाल होता है।
तो इसमें जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शामिल होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में बहुत सारी जो कमिटीज बनती हैं समय समय पर, वो भी शामिल होती हैं। तो मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो समितियां होती हैं वो इन नीतियों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। तो इस तरह से देखा जाए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकारी गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित जो नीति निर्माण की शुरुआत है वो मंत्रिमंडल से ही होती है। मंत्रिमंडल वो लोग होते हैं जो आम जनता उनको चुन करके पार्लियामेंट में भेजती है, और उनमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन जो है, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है, कि मंत्रिमंडल में अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो विभाग होते हैं, वो अलग अलग लोगों को वितरित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, या फिर जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, सोशल सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री, ये सब जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब जो है वो मंत्रिमंडल का ही रूप होते हैं। मंत्रिमंडल जो है वो विभिन्न जो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। तो कोई भी जो नीति बनती है वो उसका जो प्रस्तावित होती है, जो स्वीकृत होती है, वो मंत्रिमंडल से आवश्यक होती है। पार्लियामेंट में मान लीजिए कि कोई नीति बनी और उसके बाद जो है उसका मंत्रिमंडल से स्वीकृति बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उसके प्रस्ताव, उसके सहमति के बिना जो है वो नहीं कोई भी नीति बन सकती है। तो मंत्रिमंडल की जो दूरी होती है वो प्रधानमंत्री होता है और नीति निर्माण में उसकी विशेष भूमिका होती है। तो कैबिनेट को भी अगर देखा जाए तो इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री भी शामिल होते हैं। कैबिनेट की बैठक जो है वो निरंतर होती रहती हैं और अधिकांश नीतिगत फैसले इन्हीं बैठकों में लिए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण मसलों पर कैबिनेट समितियां होती हैं, जैसे कि राजनीतिक मामलों की समिति हो गई, आर्थिक मामलों की समिति हो गई, सुरक्षा मामलों की समितियां हो गई। तो ये जो नीतियां हैं वो समय समय पर नीतियों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अगर नीति निर्माण के क्षेत्र में अगर हम दूसरी इंस्टीट्यूशन की, संस्था की अगर हम बात करें कि और कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दूसरा जो तंत्र है दैट इज प्रशासन तंत्र। तो राजनीतिक कार्यपालिका के बाद जो है वो प्रशासन तंत्र जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर हम ये कहें कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अलावा जो प्रशासन तंत्र होता है, जो हम ये कहें कि जो निश्चित कार्यपालिका होती है, जो परमानेंट कार्यपालिका होती है, वो प्रशासन तंत्र होता है। तो इस प्रशासन तंत्र का जो मुख्य काम जो होता है वो नीतियों का क्रियान्वयन करना है। जो एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार ने जो नीतियां बना दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो प्रशासन तंत्र का होता है। तो प्रशासन तंत्र जो है न केवल नीतियों का क्रियान्वयन करता है, बल्कि नीति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को या उससे संबंधित जो मंत्री है उनको अलग अलग आंकड़े, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं उनको जो है वो इकट्ठी करके देनी पड़ती हैं, तभी वो नीतियां बनाते हैं। तो नीतियां संबंधी प्रस्ताव को तैयार करने में प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसका जो एक ड्राफ्ट है, जो कोई भी नीति बनने से पहले जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उसको ये जो है वो प्रशासन ही तैयार करता है। तो नीति निर्माण की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो प्रशासन तंत्र जो है वो 3 तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है सूचना देना। तो सूचना देने का मतलब ये है कि ये बहुत तरह के आंकड़े, सूचना और जो है वो बहुत सारे डेटा को जो है ये सरकार के सामने प्रस्तुत करते हैं। सूचनाओं के आधार पर ही कोई नीति या मसौदा तैयार किया जाता है, क्योंकि जब तक आंकड़े नहीं होंगे, सूचनाएं नहीं होंगी, तब तक किसी भी मुद्दे पर कोई भी सूचना जो है वो कोई भी बिना सूचना के कोई भी नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम
दूसरा कार्य इसको देखें प्रशासन तंत्र का, तो वो है परामर्श देना। तो नीति निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें सूचना देना और आंकड़े उपलब्ध कराने के अलावा जो प्रशासन है वो सरकार को जो है समय समय पर अपनी राय भी देता है, परामर्श भी देता है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो असली जो रियल ब्रेन होता है वो कौन होता है? प्रशासन होता है। तो मंत्री या मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेते हैं उसमें जो विभागीय सचिव होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं और सचिवालय स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी नीति के निर्माण में निभाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि किसी भी विभाग को जो है वो उसके सेक्रेटरी या सचिव ही चलाते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित जितनी नीतियां बनती हैं उस वो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। प्रधानमंत्री का जो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से अगर हम लोक प्रशासन का अगर हम तीसरा काम देखें तो वो है विश्लेषण करना। जहां नीति निर्माण एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, उसका क्रियान्वयन जो है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उनकी समस्याओं का विश्लेषण करना, समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना कि किस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, इसके संबंध में पूरा कार्य जो है ये प्रशासन तंत्र ही करता है। तो नीति प्रस्तावों को संविधान के उपबंधों, संसदीय विधियों और प्रचलित नियमों के संदर्भ में विश्लेषित करने का कार्य जो है वो प्रशासन तंत्र का ही होता है। तो सरकार जो है जो भी नीतियां बनाती है उसके बारे में जो विश्लेषण करना, डेटा उपलब्ध कराना, परामर्श देने में जो प्रशासन तंत्र है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में जो तीसरा जो संस्था है वो राजनीतिक कार्यपालिका के अलावा, प्रशासन तंत्र के अलावा और क्या है, वो है विधायिका। तो नीति निर्माण के क्षेत्र में विधायिका, लेजिस्लेटिव, तो विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका किस संदर्भ में होती है? क्योंकि उनका तो काम ही नीति निर्माण करना है। विधायिका अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक नीति प्रस्ताव पर बहस और विश्लेषण करती है। नीति संबंधी प्रस्ताव कार्यपालिका की तरफ से प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन उसकी स्वीकृति विधायिका की तरफ से ही होती है। स्वीकृति के अभाव में इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होता है, वो रद्द ही कर दिए जाते हैं, क्रियान्वित नहीं किया जाता। तो स्वीकृति देने की प्रक्रिया में विधायिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अगर उसको लगता है कि उस नीति में कोई गड़बड़ है, कहीं पर कोई चेंज करने की जरूरत है, तो वो उसमें संशोधन भी कर सकती है। तो इसमें संसदीय समितियां जो भूमिका निभाती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर हम सरकार के तीसरे अंग की अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका भी नीति निर्माण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कैसे निभाती है? क्योंकि न्यायपालिका जो है वो नीति जब बन जाती है तो उसको जो वैधता प्रदान करने का काम होता है, जो लेजिटिमेट बनाने का जो काम होता है वो न्यायपालिका ही करती है। तो न्यायपालिका ये देखती है कि कोई भी नीति संविधान के अनुसार बनी है कि नहीं, संविधान की भावना के अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि कोई भी नीति संविधान के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती है या उसकी मूल भावना को ठेस पहुंचाती है, तो न्यायपालिका उन नीतियों को पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है या उनमें कुछ परिवर्तन करने की सलाह भी दे सकती है। तो इस संदर्भ में न्यायपालिका यह देखती है कि कोई भी नीति नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जो है वो ना टकराए, मतलब उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो। तो समय समय पर न्यायपालिका का ये कार्य होता है कि सरकार जो भी नीति निर्माण से संबंधित निर्णय ले रही है वो जो है संविधान के अनुकूल है या नहीं है। कई बार न्यायपालिका अपने फैसलों के माध्यम से भी ये सुझाव देती है कि जो किसी भी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि वो ध्यान रखें उन बातों का अपनी नीतियां बनाने के संदर्भ में। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में और कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है दबाव एवं हित समूह, प्रेशर ग्रुप्स जिनको कहते हैं।
तो प्रेशर ग्रुप जो है ऐसे संगठन होते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक प्रक्रिया को वो प्रभावित करते हैं। तो नीति निर्माण में इन समूहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये समय समय पर अपनी ताकत और प्रभाव को जो है सरकार के समक्ष दर्शाते रहते हैं। जो हित समूह जितना ताकतवर होता है, उसकी उतनी ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम ये देखें कि नीति निर्माण में जो दबाव समूह है, उनका जो है क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इस संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि ये जो राजनीतिक जो दबाव समूह है, वो प्रत्येक भागीदारी ना लेकर के, प्रत्यक्ष भागीदारी ना निभा करके, वो जो है सरकार की नीतियों को समय समय पर प्रभावित करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाते हैं सरकार को, ये ध्यान में रखवाते हैं कि सरकार व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई पॉलिसी ना बनाए और वो सभी वर्गों के जो व्यक्ति हैं उनके जो उनके हित हैं उनका ध्यान रखे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे जो समूह होते हैं उनके हितों की ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे महिलाओं के बहुत सारे समूह होते हैं, छात्र संगठन होते हैं, किसानों के समूह होते हैं, उद्योगपतियों के समूह होते हैं या नागरिक समाज होते हैं। जैसे आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि जो सरकार किसान बिल जो लेकर के आई, उनके विरोध में जो है वो किसान आंदोलन जो है वो बहुत तेजी से अभी इस समय हमें दिखाई दे रहा है कि किसान किस तरह से अपने मांगों को रख रहे हैं सरकार के सामने। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो निरंतर सरकार को ये दबाव बनाते हैं कि वो लोगों के पक्ष में, उनके हित में जो है वो नीतियां बनाए, और अगर नहीं है तो वो जो है वो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं विभिन्न तरह के प्रोटेस्ट के माध्यम से या अपनी मांगों को जो है सरकार के सामने रख करके या आंकड़े दे करके या फैक्ट्स दे करके। तो इसी कड़ी में अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो नीति निर्माण में निभाते हैं। तो राजनीतिक दल जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत करके जो है अपने लोगों को संसद में भेजते हैं। तो जब लोग जो जनमत का निर्माण करते हैं, नीतियों की जन स्वीकृति या अस्वीकृति राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होती है। तो कैसे होती है? चुनाव के समय जो है वो अपना अपना घोषणा पत्र जो है वो हर दल जारी करता है। हर राजनीतिक दल जो है वो कुछ घोषणाएं करता है चुनाव से पहले कि मैं अगर सत्ता में आया, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो जो घोषणा पत्र होता है वो उस समय की जो विभिन्न मुद्दे हैं उनकी चर्चा करते हैं कि अगर हम आ गए तो हम ये करेंगे। तो राजनीतिक दल जो है वो सत्ता में आते हैं इस आधार पर और अपने घोषणा पत्र के संदर्भ में नीति निर्माण की ओर अग्रसर होते हैं, और जब नहीं होते हैं तो फिर जो है वो बाद में जनता उनका ध्यान आकर्षित उस ओर करती है कि आपने हमसे ये वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया, और फिर उनके जो है वो अपना विरोध प्रदर्शित भी करती है। तो इन सब के अलावा जो नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें जो लोकमत होता है, जो आम जनता की राय होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सरकार और राजनीतिक दल उन्हीं नीतियों का निर्माण करते हैं जो लोकमत के अनुकूल हो, क्योंकि जनता के विरोध में जाकर के तो कोई भी सरकार जो है वो या राजनीतिक दल कोई नीति नहीं बना सकता है। तो लोकमत की जनता की राय की उपेक्षा करके किसी भी नीति का निर्माण करना संभव नहीं है। तो ऐसे आज के समय में खास करके जब वैज्ञानिक युग है, भूमंडलीकरण का युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है, तो ऐसे समय में जो डिजिटली रूप से लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और जो है इस आधार पर डिस्कशन करते हैं और अपनी राय और जो है मत जो है वो अपना रखते हैं। तो ये बताते हैं कि लोकमत जो है वो क्या चाहता है, मतलब जनता क्या चाहती है। तो प्रशासक और बुद्धिजीवी द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिक समाज में सक्रिय विभिन्न संगठन, राजनीतिक दल, शिक्षण संस्थाएं
मीडिया, सिनेमा आदि लोकमत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लोकमत के निर्माण में जो मीडिया होती है वो बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम ये देखें कि नीति निर्माण में और कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है जनसंचार के माध्यम। जो जनसंचार, जो कम्युनिकेशन जो होता है, तो लोकनीति को प्रभावित करने, उसको बनाने और उसके निर्माण करते समय जो जन चेतना होती है उसको बढ़ाना, विकसित करना और समाज में परिवर्तन लाने के साधन के रूप में जनसंचार को देखा जाता है, कम्युनिकेशन को देखा जाता है, या हम ये कहें एक शब्द में कि मीडिया लोक नीति के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कई तरह के जो अखबार हैं, न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारी मैगजीन्स हैं, जर्नल है, रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार चैनल है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कम्युनिकेशन के साधन हैं जो जनता के बीच जो है एक राय बनाने के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लोग जो है अपनी जो राय और जो अभिव्यक्ति है वो इनसे प्रभावित होकर के करते हैं। तो मीडिया का महत्व इस रूप में और भी बढ़ जाता है कि ये मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने सही सही तथ्यों को, सही सही घटनाओं को सही रूप में पेश करे। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आजकल कभी कभी कह दिया जाता है कि गोदी मीडिया हो गई है। तो गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है? कि मीडिया जो है वो किसी एक पर्टिकुलर दल या व्यक्ति की तरफ जो है वो झुकाव न रख करके वो आम जनता की बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार की नीतियों को जनता के सामने जो है वो रखे। तो इस संदर्भ में जो है वो मीडिया जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है नीति निर्माण में निभाती है। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो लोक नीति के निर्माण के संदर्भ में हो सकती है, तो वो है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन नीति निर्माण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के विभिन्न भागों में जो सामाजिक आंदोलन चल रहे होते हैं वो नीति निर्माताओं पर एक जबरदस्त दबाव बनाते हैं। सामाजिक आंदोलनों के कारण नीतियों में परिवर्तन भी आता है और कई मामलों में तो नीतियां सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आते हैं। कैसे? जैसे अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ पाए तो जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो निर्भया केस हुआ, उसके बाद इतने आंदोलन जो हुए, महिला आंदोलन, महिला संगठनों ने, या हम ये कहें कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में रोष था कि महिलाओं की सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो सरकार को प्राथमिक रूप में जो है वो रखना चाहिए। तो इसी आधार पर जो है वो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है वो कई कानून अस्तित्व में आए। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे आंदोलनों के बाद जो है वो कई सारी नीतियां आती हैं। जो सामाजिक आंदोलन न सिर्फ नीतियों के निर्माण के वक्त बल्कि उनके क्रियान्वयन के समय भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके अलावा अगर हम और बात करें कि नीति निर्माण जो है वो कैसे होता है और उसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें अगर हम देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं, जो आर्थिक आधार पर जो कई सारी अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां बनी हैं, वो भी जो है वो लोक नीति के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, या हम ये कहें कि लोक नीतियों को प्रभावित करती हैं। जैसे विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO। तो ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो नीति निर्माण को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि 1990 के समय में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक क्राइसिस आया, जो संकट आया आर्थिक, उसमें भारत भी जो है वो उससे पीछे नहीं था। भारत भी उस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो उससे निपटने के लिए जो है वो भारत को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो नई आर्थिक नीति को अपनाना पड़ा था 91 में। तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो देश की जो लोक नीति है उसको जो है वो काफी हद तक जो है वो प्रभावित करती है, खास करके विकासशील देशों की नीतियों को। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो UN की कई सारी ऐसी एजेंसियां हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यूनेस्को है, आदि ये नीतियां हैं जो लोक नीति के निर्माण को प्रभावित
करती हैं, क्योंकि देखो श्रम संगठन जो है वो लेबर से रिलेटेड जो है वो कई सारे लॉ बनाने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उनको उठाते हैं, तो उस आधार पर जो है हर सरकार को इनिशिएटिव लेना होता है। ऐसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो बहुत WHO बहुत जैसे अभी कोरोना वायरस है तो उससे रिलेटेड जो है वो किस तरह की जो है वो वैक्सीन आनी है, क्या रिसर्च चल रहा है, क्या स्थिति है, उस पर जो है नई नई गाइडलाइंस जो है वो निकालता है, लोगों को जागरूक करता है और लोगों के बारे में जो है वो सोचता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में। यूनेस्को जो है वो ऐसे ही बच्चों के क्षेत्र में जो है वो उनके विकास के लिए काम करती है। तो इस तरह के कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो लोक नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो लोक नीतियां होती हैं उनको जो बनाने वाले जो लोग हैं जो अलग अलग तरीके से जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम भारत के संदर्भ में देखना चाहें तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि लोक नीति, क्योंकि लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया से पहले ये जानना जरूरी है कि लोक नीतियां बनाने में कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोक नीति को बनाने में अगर हम देखें तो राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासन तंत्र, विधायिका, न्यायपालिका, दबाव एवं हित समूह, राजनीतिक दल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है और राजनीतिक दल, ये सब जो है सामाजिक आंदोलन, ये सब जो है नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ, इफ एनी डाउट हियर। सो पॉलिसीज एंड फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो यस, मूव ऑन। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नोट्स हिंदी में ही अवेलेबल हैं, आप लोग खोल के देखिए, चेक करिए। समीक्षा, नोट्स हिंदी में ही अवेलेबल हैं, आप लोग खोल के देख। ओके, तो भारत के अगर हम पॉलिसी मेकिंग को देखें कि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या होता है, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संविधान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी, कोई भी पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति जो है वो संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि जो संविधान है वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है और उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो है वो नीति बनाई जाती है। और अगर कोई भी नीति, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सरकार संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है तो न्यायपालिका यहाँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसको लगता है कि कोई भी नीति ऐसी जो सरकार ने बनाई है और उसमें लोगों के जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उनके विरुद्ध है वो नीति, तो वो ऐसी ही नीति को खारिज भी कर सकती है या उसमें कुछ संशोधन के लिए भी आदेश दे सकती है। तो इस तरह से संविधान के अनुकूल जो है वो नीतियां बनती हैं और उसकी भावना के विरुद्ध कोई भी नीति नहीं बन सकती है। तो दूसरा अगर हम देखें तो संसद भी संविधान के अलावा संसद भी जो है वो नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि कोई भी नीति बिना संसद की स्वीकृति के जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जितने नीतिगत फैसले होते हैं वो संसद की में सहमति से ही होते हैं। बजट पास करने का अधिकार संसद को है, जो प्रत्येक नीति का केंद्रीय स्रोत है, कि जब बजट पास हो जाएगा तभी तो अलग अलग डिपार्टमेंट कोई नीति बना पाएंगे, क्योंकि जब तक बजट नहीं है तब तक जो है कोई नीति भी नहीं बन सकती है। तो भारतीय संसद बजट, अनुदान, पूरक मांगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, प्रश्नकाल आदि के माध्यम से नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाती है। कि जो सवाल पूछे जाते हैं, जो डिमांड की जाती है, जो
ग्रांट दी जाती हैं, उन सब पर संसद में जो है वो बहस होती है और उस बहस के माध्यम से ही जो है वो नीतियों के बारे में पता चलता है, उन पर चर्चा होती है, उनका मूल्यांकन होता है और आगे जो है उसमें सुधार क्या हो सकता है या नई नीति कौन सी हो सकती है, ये सब चर्चाएं होती है। तो भारत में नीति निर्माण के काम में संसद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगर हम ये देखें कि जो केंद्र के साथ साथ राज्य जो है उनकी भूमिका भी जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया में होती है, क्योंकि संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से जो विषयों का बंटवारा किया गया है, जो डिवीजन ऑफ पावर है केंद्र राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से जो काम है उन पर जो है वो नीति नियम बनाने कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र का और राज्य का है। तो राज्य सूची में जो वर्णित जो विषय हैं उन पर जो है वो राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ऐसे में जो है वो संसद की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, संसद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इसके अलावा जो है वो मंत्रिमंडल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है वो और जो प्रशासन तंत्र होता है उसमें मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकनीति के निर्माण में, क्योंकि वो केंद्र होता है किसी भी नीति का। तो जितने नीतिगत फैसले किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो प्रत्येक विभाग या मंत्रालय की जो नीति का निर्धारण होता है उस विभाग का मंत्री ही करता है। जैसे मान लो कि डिफेंस से रिलेटेड, रक्षा से रिलेटेड कोई नीति बननी है तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका जो हेड होगा वो लिया जाएगा, या होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो उस विषय से संबंधित नीति से संबंधित फैसले करता है। तो इस तरह से जो वर्तमान समय में अगर ये कहा जाए कि मंत्रिमंडल की भूमिका दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संसदीय व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में वही लोग होते हैं जिनका संसद में बहुमत होता है। तो बहुमत का मतलब ये है कि जो जनता, जो ज्यादातर जनता का जो प्रतिनिधित्व है वही जो है वो नीतियों का निर्माण करता है। इससे क्या होता है कि सरकार की जो सरकार तक जो जनता की मांग है उस पर जो नीतियां बन रही हैं तो वो जनता की जो आम सहमति के आधार पर बन रही हैं। तो अगर किसी नीति को लेकर मंत्रिमंडल में सहमति बन जाती है तो उसका संसद में पास होना सुनिश्चित हो जाता है, और अगर नहीं हो पाती है मंत्रिमंडल में सहमति तो वो पार्लियामेंट में भी सहमति उसकी नहीं हो सकती है। तो कोई भी नीति संसद में तभी प्रस्तुत की जा सकती है जब पहले से मंत्रिमंडल की आपस में सर्वसहमति हो। अगर किसी मामले पर मंत्रिमंडल में मतभेद हो तो उसे संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है, तो किसी भी नीति के निर्माण में योजना आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो होती थी, जो अब जो है नीति आयोग निभाता है। तो एक तरह से ये परामर्शदात्री जो है संस्था है जिसमें जो प्रधानमंत्री के साथ साथ जो है वो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। तो हर एक स्टेट का नीति के निर्माण में जो है वो किसी न किसी रूप में योगदान होता है। तो इस तरह से जो है नीति आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, वो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें जो मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री जो होता है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी शामिल होते हैं और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर या एक वर्षीय योजनाओं के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। और इनकी स्वीकृति होना जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि राज्यों के पास आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं। उनको राष्ट्रीय जो केंद्र है उसकी स्वीकृति और उससे जो है वो आर्थिक मदद लेनी होती है, तो इसलिए अपनी नीतियों के लिए इन पर निर्भर करना पड़ता है। तो राज्यों को इस मजबूरी का फायदा भी कई बार ये एजेंसियां उठा लेती हैं, कई बार नीतियों को मानने के लिए राज्यों को बाध्य भी
करती है। तो कई बार ये एजेंसियां धन के आवंटन में भी भेदभाव जो है वो लगाती है। तो जो पार्टी सत्तारूढ़ होती है वो अपनी राज्य सरकारों को अनुदान देने में उदारता बरतती है, तो वही विपक्षी पार्टी की राज्य सरकारों के अनुदान में कटौती भी हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो जो पैसा होता है उसका नीतियों के लिए जो है वो बंटवारा होता है। तो न्यायपालिका को अगर हम देखें तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी नीति जो है वो संविधान की भावना, मूल भावना के प्रति जो है वो विरुद्ध है और अगर उसमें लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी नीति को न्यायपालिका जो है वो रद्द घोषित कर सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल जो है वो अगर देखें शाहबानो जो मामला है उसमें हम ये देख सकते हैं कि वो नीति जो है वो वैध और अवैध ठहराने का जो निर्णय था वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अब महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो है वो नीतियां बनी है। तो दबाव समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, महिला संगठन, अल्पसंख्यक मोर्चा आदि प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लगातार जो है वो अपना दबाव बनाते रखते हैं। राजनीतिक दल ऑब्वियसली चुनाव लड़कर अपने जो लोग हैं उनको चुनाव में खड़ा करके जो है वो नीतियों में डायरेक्ट अपना हस्तक्षेप जो है वो निभाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो विभिन्न जो संस्थान हैं जो लोक नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरह से जो है मीडिया है, परामर्शदायी जो समितियां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अलावा अगर हम ये देखें कि कोई भी नीति जो बनती है उसमें जो है विभिन्न जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है। कोई भी नीति बनाते समय जो है वो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नीति जो है वो एक तो जो है वो संविधान का जो मूलभूत जो उद्देश्य है उसके विरुद्ध ना हो। तो संतुलन जो है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि श्रेष्ठता को। संतुलन का मतलब ये है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है जो विकास की प्रक्रिया है उसमें समान भागीदारी हो। समाज के जो निचले वर्ग हैं, जो पीड़ित वर्ग हैं, उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो नीति और सामाजिक मूल्यों को आधार मानकर प्रयोग करना चाहिए, ना कि ये ध्यान में रख करके कितनी बड़ी जो है वो व्यवस्था है और किस तरह की नीति उनके लिए सही है। तो लोगों के जो मांगे हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, जो उनकी जरूरतें हैं उसके आधार पर। और ज्यादातर जो है वो जो नीतियां बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि रोज नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं करने चाहिए, कि जो चल रहा है उसमें जो है वो सुधार किए जा सकते हैं लेकिन रोज नए प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फिर से जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो लोक नीति का जो क्रियान्वयन होता है उसमें किस तरह से विभिन्न संस्थाएं जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो सेम वही एजेंसियां जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें खास करके जो प्रशासन तंत्र होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये कहें कि नीति का क्रियान्वयन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे चरण होते हैं। तो पहले चरण में अगर हम देखें तो ये नीति का दस्तावेज बनकर तैयार होता है, ड्राफ्ट बनकर के तैयार होता है, जिसका बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाता है और उनमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि जिस मामले से संबंधित ये नीति बन रही है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जितने एस्पेक्ट हैं उन सब पर जो है वो विचार विमर्श किया जाता है कि वो क्या सही है और क्या गलत है, क्या लोगों के लिए जो है वो फायदेमंद होगी। तो इस तरह से जो है वो उस ड्राफ्ट पर जो है वो किसी भी तरह का कोई संदेह या उलझन नहीं हो, इसके लिए ये ध्यान रखा जाता है कि उसके हर एक एस्पेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ कर समझ लिया जाए। तो नीति क्रियान्वयन का अगर हम दूसरा चरण देखें तो उसमें नीति को क्षेत्रवार या समूहवार बांटने का काम होता है। जैसे कोई पॉलिसी बनी है तो पहले उसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एक विशेष समुदाय पर या विशेष क्षेत्र पर जो है वो उस
उसको लागू किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारे यहाँ पे पीआरआई इंस्टीट्यूशन की जब बात हो रही थी कि किस तरह से जो पंचायती राज है, जो लोकल लेवल पर जो प्रशासन है वो कैसे काम कर सकता है, तो इस आधार पर तो सबसे पहले वो नागौर में राजस्थान में किया गया, फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों में। तो कोई भी जो नीति बनती है वो उसको किसी एक क्षेत्र विशेष पर या किसी एक वर्ग समूह पर जो है वो पहले इम्प्लीमेंट किया जाता है। महिलाओं के विशेष संदर्भ में जो है वो देखा जाएगा, बच्चों के लिए तो बच्चों के संदर्भ में, ओल्ड एज पीपुल के लिए तो उनके लिए। तो इस तरह से ये ध्यान रखा जाता है कि जो नीति है वो किसके लिए जो है किस वर्ग के लिए बन रही है। तीसरे चरण में अगर हम क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन से जो प्रभावित होने वाले तबके और क्षेत्र हैं उससे संबंधित सूचनाएं और आंकड़े इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। तो ड्राफ्ट बनाना और उस पर डिस्कस करना, कहाँ पर वो इम्प्लीमेंट की जानी है ये देखना, और जिन पर वो इम्प्लीमेंट हो रही है उस क्षेत्र से संबंधित और उन लोगों के बारे में जो है वो विभिन्न सूचनाएं और आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, और उसके आधार पर जो है वो निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वो नीति उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि उसके नकारात्मक बिंदुओं को निकाल लिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें कि कैसे नीति जो है इम्प्लीमेंट होती है, तो चौथे चरण में जो है इन तीनों चरणों के आलोक में तमाम तरह की सूचनाएं और आंकड़े और जमीनी जो हकीकत होती है उसके संदर्भ में बातचीत की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो संविधान में नीति निर्माण का जो कार्य है